YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज ये दिसंबर का महीना चल रहा है और इस समय कोल्ड, फ्लू, आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया इसके बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। आज हम कुछ बातें जानकारी के साथ साथ इनके होम रेमेडीज क्या है एवं क्या क्या प्रिकॉशन लेने से हम इस बीमारी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर इसमें देखें, इसमें जो आस्थमा और निमोनिया और जो ब्रोंकाइटिस है, हम समझ नहीं पाते हैं कौन सा आस्थमा है, कौन सा एलर्जी है। तो इसमें जो आस्थमा है, अधिकतर आजकल जो पेशेंट आ रहा है और जो पेशेंट हम देख रहे हैं उसमें अधिकांश एलर्जिक आस्थमा के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ये जो एलर्जिक आस्थमा है, एलर्जिक आस्थमा में होता क्या है कि हमारे लंग्स में जो ब्रोंकियोल्स हैं, जो ब्रोंकाई हैं और उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, उस मेम्ब्रेन्स इतना सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो क्विकली उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। और इन्फ्लेमेशन आने के वजह से उसका जो एयर पासेस है वो एयर पासेस नैरो हो जाते हैं और जिससे उसमें स्नोरिंग के साथ, एक आवाज के साथ उनको सांस आता है और वो एवरी ब्रीथ में, एवरी सांस में उसमें इस तरह का आवाजें आती हैं। और इस तरह का जो आवाजें आती हैं जिसको आस्थमा, इसे आस्थमा कहते हैं। और ये निमोनिया का जो केसेस हैं, कभी कभी जो निमोनिया है, ये निमोनिया और आस्थमा भी कोरिलेट हो जाता है। और निमोनिया में इसमें एयर भर जाते हैं एल्वलाई के अंदर ज्यादातर, और इसमें जो निमोनिया के जो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया बहुत क्विकली इनका नंबर बढ़ते हैं, डिवीजन बहुत तेजी से होता है और जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं वेरी क्विकली, और जिससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं और सांस अवरुद्ध होकर ट्रीटमेंट अगर ना मिले तो प्राण भी इसमें जाता है। तो इसीलिए हमें अभी ध्यान रखना है कि निमोनिया, आस्थमा, एलर्जिक आस्थमा ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इसे हमें डायग्नोस करना है। अगर बार बार हो रहा है, बार बार हमें सांस फूल रही है, बार बार खांसी आ रही है, तो ये केसेस आस्थमा की ओर जाती हैं। तो ये आस्थमा की ओर जाने वाली जो केसेस हैं, अधिकांश ये एजेड लोगों में देखा जाता है और स्मोकिंग करने वाले लोगों में देखा जाता है। और ये आस्थमा भी मैं जनरली देखता हूँ इन ओपीडी कि यहाँ पर जो जिनका मल न्यूट्रिशन होते हैं और हेवी वर्क करते हैं, लेकिन उनका वर्क के साथ साथ डाइट उतना प्रॉपर नहीं होते हैं, तो लो एनर्जी के वजह से उनकी ये आस्थमा की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है और बॉडी की इम्यूनिटी भी गिर जाती है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताऊं कि इस आस्थमा और जो एलर्जिक आस्थमा या जो ब्रोंकाइटिस है, इस सारी चीज से बचने का हमें सबसे बड़ा जो उपाय है वो उपाय ये है कि इस ठंड के समय में हम मोटरसाइकिल में ना चले, खुले में ना चले, प्रॉपर कपड़े का प्रयोग करें, गर्म पानी का प्रयोग करें पीने में, नहाने में। और हमें जो है कोई खट्टा चीज का और फल, जिसे आस्थमा प्रॉब्लम्स है, वो फल का सुबह शाम, और कोई सलाद है वो सुबह शाम इस्तेमाल ना करें। अगर जिसे फल लेना ही है वो दोपहर के टाइम पे ले, दिन पे के समय पे ले, वो ज्यादा फायदेमंद होते हैं। और पानी गर्म करके ही पिए और नहाने से पहले सरसों का तेल गर्म करके मालिश करें पूरे बॉडी में। और उसके बाद नहाना भी कई तरीके का होता है। गर्म पानी से अवगाहन करके नहा सकते हैं या स्पॉन्जिंग करके स्पॉन्जिंग बाथ भी कर सकते हैं। गर्म पानी लिया, उसमें थोड़ा काला नमक डाला और उसके अंदर सूती कपड़ा डुबो करके निचोड़ के अपने बॉडी को पोंछ देना, ये स्पॉन्जिंग बात होते हैं और ये बात ठंड के दिनों में भी बहुत लाभदायी होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना है। हमें धूल और धुआं
और इस तरह से चीज से अपने को बचा के रखना है, और जिससे काफी ये सेंसिटिव होते हैं, जिससे बार बार एलर्जी होते हैं। एक चीज मैं देखा हूं, यदि किसी एलर्जिक अस्थमा के पेशेंट को 1 साल तक उसे अगर सर्दी खांसी जुकाम ना हो होने दिया जाए और ना हो, तो उनकी जो लंग्स हैं वो काफी हद तक मजबूत हो जाते हैं, और जिससे उन्हें इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, और इससे रिकरेंट अस्थमा की जो रेट है वो बहुत ज्यादा घट जाती है। अंग्रेजी में इसके लिए जो दवाई साधारणतः हम लोग प्रयोग करते हैं, जो मार्केट में डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ब्रोंकोडाइलेटर के रूप में निमलाइज किया जाता है। गर्म पानी का स्टीम लिया जाता है, उसके अंदर कैम्फर डाल के या विक्स डाल के उसी का कैम्फर उनका स्टीम लिया जाना, और इसमें ब्रोंकोडाइलेटर के जो मेडिसिन है, जो टैबलेट है, एस्पिरोफाइलिन, डॉक्सीफाइलिन, ये आदि टाइप के अंग्रेजी में इस टाइप का ज्यादा लिया जाता है। एंटी एलर्जिक लिया जाते हैं, और जो कॉफ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। मैं कुछ आयुर्वेदिक बताऊंगा, कुछ घरेलू नुस्खा बताऊंगा कि इस खांसी होने से पहले अपने आप को गर्म पानी लेना, और जैसे सूठी अगर जैसे अदरक का सूखा हुआ को सूठी कहते हैं, तो उन्हें अगर पाउडर है तो उस पाउडर के साथ शहद मिला करके, काली मिर्च और पीपली पीस करके शहद के साथ मिला करके और पान के अंदर रख करके मुंह में अगर रख दे और उसको धीरे धीरे उसका रस हम लेते रहे, तो इससे भी हमारा खांसी और आस्थमेटिक प्रॉब्लम दूर होता है। तो हमें इसे ध्यान रखना है। और चाय के बदले में सरवान का एक पत्ता होता है या अदरक डाल करके जैसे हम काढ़ा बना के पीते हैं, तो इस काढ़ा के सेवन से भी हमारी ये खांसी से हम बच सकते हैं। और हम आयुर्वेद में अगर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की बात जहां तक आती है, तो हम यहाँ पे मकरध्वज ले सकते हैं, और बसंत कुसुमा का रस, ये थोड़ा महंगा है, जिन लोग इसे खरीदने के कैपेबल हैं वो लोग इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी इम्यूनिटी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। बसंत कुसुमा का रस ये गोल्ड युक्त तो भी मिलते हैं, और इसे अगर 1 गोली प्रत्येक दिन अगर ले, और इसे ठंड के समय, तो बॉडी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी बढ़ती है। और मकरध्वज जो हैं, जो एजेड लोग हैं और जिनकी इम्यूनिटी ड्रॉप है, और ये मकरध्वज बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, स्वर्णयुक्त वाला थोड़ा महंगा है, लेकिन ये दूध के साथ अगर 1 मकरध्वज डेली लेते हैं और ये लगातार 2-3 महीना अगर लेते हैं, तो ये शरीर की इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, जिससे हमारी रिकरेंट निमोनिया से हम बच सकते हैं। तो ऐसे और हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे जो प्रिपरेशन आ रहा है, अवलेहा आ रहा है, वसा अवलेहा, जिसके वसा की मात्रा होती है, वसा अवलेहा शहद के साथ ले सकते हैं, सीतोपलादी चूर्ण और जो तालिशा आदि चूर्ण, इसे आधा चम्मच सीतोपलादी, आधा चम्मच तालिशा आदि, जो एडल्ट लोग हैं इसे मिला करके 1 चम्मच शहद के साथ मिला करके अगर चाट के लेते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, आवश्यकता के अनुसार ज्यादा से ज्यादा 3 बार ले सकते हैं। इससे भी हमारी जो सर्दी खांसी और जो अस्थमा से हम पार पा सकते हैं। ऐसे कुछ जानकारियां थी जो मैं आप लोगों के सामने साझा करना ये मैं समझा, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने रखा। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचाइएगा, और हमारी उत्साहवर्धन करने के लिए आप लोग निरंतर जो हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं सब्सक्राइब और लाइक करके, मैं आशा करता हूं ये आप करते रहेंगे। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल और पुनः एक बार आप सब लोगों की सुस्वास्थ्य की मंगल प्रार्थना करते हुए मैं अपने वीडियो को यही विराम देता हूं। सबको मेरा